नमस्कार विद्यार्थियों और राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष अखाउत, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम चट्टानों के प्रकार के बारे में जानेंगे। आखिर जो चट्टानें होती हैं वह उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और उनका यदि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तो वो कितने प्रकार की होती हैं। अब हम ये देख लें कि उत्पत्ति किस तरीके से वो चट्टान बनती हैं, उसके आधार पर यदि वर्गीकरण करें तो चट्टानें जो हैं वो तीन प्रकार से उस मानी जाती हैं। एक तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय अग्नि से जुड़ी हुई शब्द हैं। अवसादी चट्टान अवसादों से जुड़ी हुई शब्द हैं। और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान जो है वह उसकी में कोई रूपांतरण होता है, कोई चेंज होता है, तो वह स्पष्ट आपको पता चल रहा है इनके नाम से ही कि इन चट्टानों का किस तरीके से क्या उत्पत्ति हुई होगी। तो यदि हम आग्नेय चट्टान की बात करें सबसे पहले, तो आग्नेय चट्टान की बात इसलिए क्योंकि सबसे पुरानी जो चट्टान है वह चट्टानें जो हैं वो आग्नेय शैल है। आग्नेय अग्नि, अग्नि से जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि वह लावा से उनका जुड़ाव है, उनके बनने की जो प्रक्रिया है वो लावा या मैग्मा से जुड़ी हुई है। ये ध्यान रखें कि लावा और मैग्मा जो है उसमें अंतर होता है। ये हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे कभी, मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है। अब ये ध्यान रखें कि आग्नेय शैलों की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी के निर्माण के आरंभिक चरण में ही गर्म मैग्मा के ठंडा होने से हुई थी। और भूपर्पटी का लगभग 80% से अधिक भाग जो है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। सबसे प्राचीन ज्ञात जो आग्नेय चट्टानें हैं वो लगभग 3 से 6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। और सबसे नवीन जो आग्नेय चट्टानें हैं उनकी निर्माण की प्रक्रिया जब आप इस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो शैल का चक्र होता है वो लगातार बनती भी जा रही है। शैलों का चक्र होता है कि चट्टानें खत्म होती हैं, चट्टानें बनती चली जाती हैं। वह पूरा चक्र जो है हम जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हैं उसके समय हम इसको पढ़ेंगे या इस चैप्टर के बाद में हम इसमें पढ़ेंगे। आग्नेय शैलों को प्राथमिक या जनक शैल भी कहा जाता है। शैल मतलब चट्टान। सभी प्रकार की जो शैल हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो हैं वो आग्नेय चट्टान से बनी होती हैं। मैग्मा जो है वो खनिज और गैसों का अत्यंत ही तप्त मिश्रण होता है और ये अक्सर पृथ्वी की सतह पर कुछ कमज़ोर जो स्थान होते हैं वहाँ से बाहर निकलता है और कभी कभी वो सतह के नीचे भी इकट्ठा होता चला जाता है। तो आग्नेय शैलों का यदि वर्गीकरण अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में गर्म मैग्मा के ठंडा होने के स्थान, खनिज की मात्रा, खनिज कणों का आकार और अम्लता इत्यादि सम्मिलित हैं। तो हम आग्नेय शैल को भी और बांट सकते हैं। अब इनकी जो विशेषताएं होती हैं आग्नेय चट्टानों की, वो विशेषताएं यदि हम पढ़ें तो ये है कि जो शैल या जो चट्टानें हैं वो बनाने वाले जो तत्व हैं बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनका बहुत ही कॉम्पैक्ट एक तरीके से एक पत्थर कैसा उसमें कहीं भी आपको छिद्र नहीं मिलेंगे, पोर्स नहीं मिलेंगे कि उसके अंदर पानी घुस सके या कोई भी द्रव्य घुस सके। और इनकी सघनता में वृद्धि के साथ कठोरता भी बढ़ती है और जैसे जैसे वो सघन होते हैं वैसे वैसे उनमें कठोरता भी बढ़ती चली जाती है। आग्नेय शैल बहुत ही कठोर और भारी होते हैं और इसीलिए अपरदन जो होता है उसके प्रतिरोधी होते हैं। आसानी से वो टूटते या कटते नहीं हैं और अपरदित नहीं होते हैं। जो इनमें चूंकि अब ये बहुत कठोर होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं और इनमें पोरोसिटी नहीं होती, उनमें कहीं पर भी छिद्र नहीं होते हैं, इसीलिए जो पानी है वह इन शैलों में से, इन चट्टानों में से होकर पास नहीं हो सकता, इनमें से नहीं घुस सकता है और इसीलिए इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है और इसीलिए ये अपरदन भी कम होते हैं। इसमें कोई परत नहीं होती है जैसे कि अवसादी शैलों में होती है। और आग्नेय शैलों में कोई भी जीवाश्म नहीं होते हैं। जीवाश्म जीवों के अवशेष जो हैं वो नहीं होते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे एक तो ये है कि सबसे पुरानी शैल है ये, तो जिस समय इसका शुरुआत में निर्माण हुआ था उस समय जीवन का उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई नहीं थी। दूसरा, ये लावा से उद्भव होते हैं, लावा से बनते हैं, तो इतने गर्म होते हैं कि कोई भी जीवों का अवशेष इसमें रह भी नहीं सकता, वो नष्ट हो जाता है।
तो इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जबकि अवसादी शैलों में जीवाश्म आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्रिस्टल होते हैं, जो कण होते हैं, वह कण जो हैं वह हम कुछ को हम आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में हमें बहुत सारे दाने दिखाई देंगे, वो दाने जो हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो आग्नेय चट्टान होती हैं। और कुछ बहुत महीन होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आग्नेय शैल जो हैं वह इन चट्टान जो है सबसे पुरानी चट्टान है। लावा से इसकी उत्पत्ति होती है और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, बहुत सघनता होती है। अब हम इसके बारे में और इसका जो वर्गीकरण है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब यदि अवसादी शैलों की बात करें तो अवसादी शैल जो हैं ये हमें जान कर बहुत अचंभा हुआ कि जो पृथ्वी ग्रह है उसका लगभग 70% जो भूखंड है वह अवसादों या मलबे की पतली परतों से ढका हुआ है। तो अवसादी शैल जो है उसकी गहराई में कम पाई जाती है, वह पृथ्वी के ऊपरी आवरण में ज़्यादा उसका फैलाव है, क्योंकि अवसादों के द्वारा लाया जाता है। ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनके द्वारा वो फैलाई गई है। अवसादों के ये विशाल ढेर जो हैं अंततः बड़े और छोटे जो जल के भंडार होते हैं, जैसे सागर है, झील है, नदियां हैं, उनके तल में जाकर बैठ जाते हैं। और समय के साथ जो ये चट्टान पदार्थ हैं लाखों वर्ष में सघन हो जाते हैं, लगातार वो जमते चले जाते हैं, तो भार के कारण वो और सघन होते चले जाते हैं और उनके ऊपर अपरदन की क्रिया जो है वो संचालित होती रहती हैं। अपरदन के कारकों जैसे अपरदन जो कारक हैं अपरदन के, जैसे जल है, हिम है, पवन है, सागरीय तरंगे हैं, लहरें हैं, उनके द्वारा लाई गई जो सामग्री हैं पुरानी शैलों के साथ टकराकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परिवहित होती रहती हैं। और इस प्रकार के अपरदित और जो परिवहित या परिवहन के द्वारा लाए गए अवसादी पदार्थ जो हैं वो अवसादी शैल के रूप में बनते हैं। तो इस तरीके से नदियों के द्वारा, हिमों के द्वारा, पवनों के द्वारा, जो पहाड़ों के अपरदन से, पठारों के अपरदन से, जो ऊंचे भागों के अपरदन से जो मिट्टी लाई जाती है, जो अपरदन किया हुआ पदार्थ अवसाद लाया जाता है, वो इन महासागरों में या जल भंडारों में इकट्ठा किया जाता है और उनके भार के कारण वो जमते चले जाते हैं और सघन होते चले जाते हैं और वो फिर अवसादी शैल के रूप में उनका निर्माण होता है। चाहे वो जैसे बालू का पत्थर है, ये सभी जो हैं वह अवसादी पत्थर होते हैं। अब अवसादी शैल जो हैं वो व्यापक क्षेत्र, ये अवसादी जो शैल हैं उनमें एक तो ये ध्यान रखिए कि उनमें परतें पाई जाती हैं। अवसादी शैल जो हैं उनमें परतें पाई जाती हैं और उनके अंदर छिद्र बहुत सारे होते हैं। तो ये अवसादी शैल जो हैं वह ऑयल या खनिज तेल और पानी के संग्रहण के प्रमुख स्रोत हैं, जहाँ पर हमें ईंधन के रूप में खनिज तेल मिल सकता है या पानी की उपलब्धता इन अवसादी शैलों में आसानी से मिल जाती है। ये जीवाश्म ईंधनों का भी स्रोत है, क्योंकि अवसादी शैलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये अवसादों के द्वारा बनते हैं और जीवों के अवशेषों के द्वारा भी बनते हैं। और जीवों के अवशेष जो हैं इसमें संग्रहित होते चले जाते हैं और इकट्ठा होते चले जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। ये जिस तरीके से आग्नेय चट्टानों में कण पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जैसे होते हैं, वह इसमें अवसादी चट्टानों में नहीं होते हैं। लेकिन इनमें जीवाश्म होते हैं, इनमें परतें होती हैं, इनमें छिद्र होते हैं, पोर स्पेसीज होती हैं जो कि इसमें खनिज तेल और पानी का संग्रहण के लिए काम में आती हैं। फिर ये भी हम जैसे औषधि शैल हैं उसमें कोयला, प्राकृतिक तेल, पेयजल और ऐश के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यदि हम अब तीसरे जो चट्टानें हैं उनकी बात करें, यदि कायांतरित शैल की, तो प्राथमिक, आग्नेय और द्वितीयक जो औषधि शैल हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों एवं स्वरूप में
अत्यधिक जो दाब होता है और ताप के कारण परिवर्तित हो सकता है। तो दाब और ताप के कारण जो परिवर्तन होता है आग्नेय और औषधि शैलों में, उसके कारण रूपांतरित तृतीयक शैल का निर्माण होता है। तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक शब्द जो है, इसको इंग्लिश में हम कायांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोसिस से हुई है। तो कायांतरित में शैल पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिससे ये अपेक्षाकृत कठोर और सघन शैल के रूप में बदल जाते हैं। तो वो कठोर हो जाते हैं और सघन भी हो जाते हैं। इसी कारण से संगमरमर और ये जो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण जो इनमें जो क्या कहते हैं परतें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि औषधि शैलों में पाई जाते हैं, वो जॉइंट्स नष्ट हो जाते हैं, दरारें या जॉइंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाती है। तो जो भी कमज़ोर भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसी कारण से जैसे संगमरमर है या क्वार्ट्ज जो शैल हैं, उसी में किसी प्रकार का आपको परतें नहीं नज़र आएगी। तो संगमरमर जो है वो चूने पत्थर से बनता है, लेकिन जैसे मार्बल जो है वो चूने पत्थर से बनता है, और लेकिन चूना पत्थर कमज़ोर होता है लेकिन मार्बल मजबूत होता है। तो मार्बल जो है ये एक तरीके से ये कायांतरित शैल है। क्वार्ट्ज जो है वो ग्रेनाइट से बनता है, और क्वार्ट्ज ग्रेनाइट के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। तो कायांतरित शैल भूपर्पटी के काफ़ी बड़े भाग को घिरे रहते हैं, और इसे रूपांतरित शैलों के प्रकारों और कायांतरित करने वाले कारकों और कायांतरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो ये पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से अपेक्षाकृत बड़े क्रिस्टल निर्मित होते हैं, जो कि विशिष्ट होते हैं। इनमें अयस्क पृथक होते हैं, अलग से आपको अयस्क नज़र आएंगे, और जिससे इनका खनन करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, जो रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में जो परिवर्तन आता है, उससे अयस्क या मिनरल वाला पार्ट जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इससे इसको खनन करना आसान होता है। और इन शैलों में जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं इतने ताप और दाब पे। और इस तरीके से ये 3 तरह की जो शैलें हैं, इनके बारे में हमने जाना। अब इनकी कहाँ कहाँ उत्पत्ति होती हैं उसके बारे में हम, और इनके क्या क्या वर्गीकरण किए जा सकते हैं, इनके बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।